आज हम लोग देखेंगे 1% कंपनी क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है। आज देखते हैं 1% कंपनी। ये आपको पढ़ना है कंपनी लॉ में, जो कि LLB सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाना है। 1% कंपनी जो कि अभी 2013 का जो कंपनीज एक्ट 2013 इसमें यही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले 1% कंपनी मतलब कोई अकेला व्यक्ति कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं करा सकता था, अकेला व्यक्ति कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता था। लेकिन 2013 के जो कंपनी एक्ट आए, इसमें यह प्रोविज़न दिया गया कि कंपनी का निर्माण एक अकेला व्यक्ति भी चाहे तो वो कर सकता है। ये बातें आती थी, बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि हम अपने जो कंपनी को हैं वो स्वयं अकेले से चलाएं, हमारा उसमें अकेला अधिकार, हम कोई ऐसा व्यक्ति हमारे अलावा और कोई उसमें शेयर होल्डर ना हो। तो इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए सुविधा है कि वो 1% कंपनी के रूप में भी अपनी मतलब अकेला व्यक्ति भी एक कंपनी का निर्माण कर सकता है। 1% कंपनी की जो परिभाषा है वो दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 62, सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वन कंपनी क्या है। उसके अनुसार है 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। 1% कंपनी का मतलब क्या, 1%, इसको हम शॉर्ट में OPC भी बोलते हैं। OPC का मतलब 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी which has only 1% as a member। मेंबर के रूप में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य हो, एक ही मेंबर हो, एक जिस कंपनी के एक ही मेंबर हो, होल एंड सोल है वो, तो वो क्या है 1% कंपनी कहा जाता है। इट मीन्स नॉट कि उसमें डायरेक्टर्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1% कंपनी का सीधा सेक्शन 262 में जो परिभाषा दी गई है वो यही है कि 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। अब देखते हैं कि 1% कंपनी का जो निर्माण है वो कैसे होता है। 1% कंपनी को बनाया किस तरीके से जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 3 है। और सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1C में आप देखेंगे तो वहाँ पे कहा गया है 1% कंपनी के बारे में। वहाँ कहा गया है कि ए कंपनी में बी फॉर्म फ्रॉम एनी लॉफुल पर्पस। कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है, कंपनी में बी फॉर्म, कंपनी में बी फॉर्म किया जा सकता है, बट किस चीज़ के लिए, लॉफुल पर्पस। आप कंपनी का निर्माण इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप कंपनी से कुछ गलत काम करें, जो अगेंस्ट द लॉ है वो काम करने के लिए आप कंपनी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप किसी लॉफुल पर्पस के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, लॉफुल पर्पस। तो कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो 1% कंपनी के मामले में भी ये बातें लागू होती हैं कि फॉर लॉफुल पर्पस। एंड 1% वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म, जहाँ पे एक आदमी कोई कंपनी को फॉर्म कर रहा है, डेट इज टू से भी क्या कहलाएगा, ये प्राइवेट कंपनी कहलाएगा, प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी हमेशा क्या हो गया, एक प्राइवेट कंपनी होगा।
तो सेक्शन 3(1)(c) कहता है कंपनी का आप निर्माण करेंगे, कंपनी का निर्माण फॉर्म करेंगे फॉर द लॉफुल पर्पस एंड 1% कंपनी जो कि 1% के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, डेट इज टू बी से अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और क्या है 1% कंपनी में? 1% कंपनी में 1% कंपनी या इसको कहें ओपीसी, इसकी और क्या बातें हैं? 1% कंपनी के बारे में बात करें तो इसको जो स्टार्ट कर सकता है, कैन स्टार्ट, कौन स्टार्ट कर सकता है 1% कंपनी? तो 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है कोई ना कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इंडियन सिटीजन। ये दो शर्त हैं, 1% कंपनी का आप निर्माण कर सकते हैं, आप नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन्स के रूप में आपका होना जरूरी है। और इंडियन सिटीजन में भी आपका ये जरूरी है कि एट लिस्ट जो इस कंपनी का, इस जो 1% कंपनी है या उसका एट लिस्ट जो ऐसे भी डायरेक्टर्स के बारे में भी कहा गया है कि एट लिस्ट 1 डायरेक्टर who stay in India for a total period of not less than 182 days, not less than 182 days in any financial year, during the any financial year। मतलब फाइनेंशियल ईयर के जो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक डायरेक्टर का 182 दिन से कम स्टे इंडिया में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 182 दिन उसका रुकना आवश्यक है। तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, ठीक है, क्या होना चाहिए? स्टे इन इंडिया नॉट लेस देन 182 डेज इन या ड्यूरिंग क्या है? फाइनेंशियल ईयर। ये सब डायरेक्टर का एटलीस्ट जो है 182 दिन रहना जरूरी है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो 1% कंपनी है उसके मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, अच्छा ये कहाँ पे दिया गया है? इसका जो ये जो दिया गया है ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन के बारे में ये एटलीस्ट 1% 182 होने चाहिए। ये सेक्शन 149 सब क्लॉज 3 में दिया गया। ठीक है, दूसरा आपका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का 1 एक और बात बोलता है। सेक्शन 3 जो है वो एक और बात बोलता है, वो बोलता है कि जो 1% कंपनी है उसका जो मेंबर है ही विल बी द सब्सक्राइबर ऑफ द टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए का क्या होना चाहिए? उसको सब्सक्राइबर, वही सब्सक्राइबर होगा। कौन? जो 1% कंपनी चला रहा है, डेट पर्सन, जो पर्सन 1% कंपनी का निर्माण करने जा रहा है। और उसके साथ साथ उसको मेमोरेंडम में उस सब्सक्राइब जो मेमोरेंडम ऑफ 1 ओपीसी है उसमें 3(1) में ही ये भी 3 में ही कहा गया है कि मेमोरेंडम में, एमओए में जो 1% कंपनी है उसमें ये इंडिकेट होना चाहिए कि 1 अदर पर्सन का नाम, 1 अदर पर्सन, 1% कंपनी आप बना रहे हैं लेकिन 1% कंपनी में आपको इसके साथ साथ एक इंडिकेशन होना चाहिए एक किसी दूसरे व्यक्ति का भी। किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो उसमें एमओए में एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम होना चाहिए। क्यों? कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप कल को आपका डेथ हो जाता है, हाँ, इन द इवेंट ऑफ डेथ, मान लीजिए आपका क्या होता है? डेथ हो जाता है, डेथ, या आप ये हो जाते हैं, आपका सब अक्षम हो जाते हैं, काम करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं,
तो वैसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है उसको देख सके। और इस व्यक्ति का, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं, उसका पहले से रिटन कंसेंट होना चाहिए, रिटन विद द रिटन कंसेंट। विदाउट रिटन कंसेंट वो नहीं होगा। तो विद प्रियर रिटन कंसेंट के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एमओए, हम लोग बाद में देखेंगे एमओए होता क्या है। तो एमओए का मतलब एक तरह से एक तरह से कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के क्या रूल रेगुलेशंस हैं, वो है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम में विद द प्रियर रिटन कंसेंट उस व्यक्ति का होना चाहिए जिस व्यक्ति को आप एक अदर पर्सन का नाम साथ में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो आपका मान लीजिए डेथ हो जा रहा है या आप इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आप हो जा रहे हैं, आप कोई डेथ हो जा रहा है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? तो वैसी स्थिति में ये जो प्रियर रिटन कंसेंट के साथ जो अदर पर्सन आया है, वो अदर पर्सन क्या करेगा, उसको देख सकेगा। वैसी स्थिति में वो कंपनी बिल्कुल अकेला आप नहीं छोड़ सकते। तो कुछ समय के लिए, जब तक कोई दूसरा वो आपकी जगह पे मेंबर आ नहीं जाता है, तब तक ये उसको देख सकेगा। उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति का नाम देने से पहले उसका रिटन कंसेंट होना चाहिए, और रिटन कंसेंट भी साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के समय जाएगा, ठीक है। इसके आगे ये कहता है कि वो जो पर्सन है, सच पर्सन, वो अपना जो एक प्रिस्क्राइब मैनर में जब चाहे वो पर्सन क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। क्या कर सकता है? विथड्रॉ कर सकता है अपना नाम, हाँ? लेकिन एक प्रिस्क्राइब मैनर में, या आप भी उसका नाम, मतलब जो मेंबर है वो भी इसका नाम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं विथ हिज कंसेंट, उसके कंसेंट से, उसका कंसेंट लेके, और एक प्रिस्क्राइब मैनर है उसमें उसका नाम वापस कर सकते हैं। और जब ऐसा पर्सन को आप वापस लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम आप विड्रॉ करते हैं, तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट लाना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि आप हमेशा एक अदर पर्सन तो होना चाहिए, तो विथ सब्स्टिट्यूट विथ अनदर पर्सन का नाम आपको देना होगा। तो आप वन पर्सन कंपनी तो खुल सकता है, वन पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन एक अदर पर्सन्स विश्वसनीय है कोई, उसका नाम उसमें जाएगा। अगर आप उसका विड्रॉल लेते हैं विथ हिज कंसेंट, देन अदर जो कंपनी आएगा वो भी उसके कंसेंट के साथ ही आएगा। और ये जो सारे काम होंगे, इस कामों का आपको नोटिस देना होगा, गिविंग नोटिस। किसको? आपको ये नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द मेंबर है, ये ड्यूटी है किसका? मेंबर का। क्या करना? कि नोटिस देना। ये मेंबर्स की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, इस तरह की जो चेंजेस हो रहे हैं वन पर्सन कंपनी में, इसका नोटिस किसको दें? रजिस्ट्रार को दें। और अगर आप इस तरह का रजिस्ट्रार को, आप ये जो नोटिस है इसको रजिस्ट्रार को नहीं देते हैं ये नोटिस, तो माना जाएगा कि इस तरह का कोई चेंजेस आपने नहीं किया। आप इसको सीधे मन ही मन नहीं रख सकते हैं, आपको ये नोटिस देना जरूरी है। अब एक बात और आती है मीटिंग के बारे में। जनरली सेक्शन 173 जो है मीटिंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 173 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, मीटिंग्स, उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 173 के ही क्लॉज 173 क्लॉज 5 में कहा गया वन पर्सन कंपनी के बारे में। इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर। ईच हाफ ऑफ ए calendar year, at least one meeting of board of director। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कम से कम 1/2 में मीटिंग होता है, या गैप क्या है, या गैप है 2 मीटिंग के बीच का गैप क्या है, 90 डेज है। तो वैसी स्थिति में जो 173 के और भी प्रोविजंस हैं,
सो 173 में और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, वो 1% कंपनी को मानना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है अगर उसको ये कंडीशन वो कर लेते हैं। सेक्शन 174 है ना, सेक्शन 174 डज नॉट अप्लाई व्हेन वन डायरेक्टर इन ओपीसी। लेकिन अगर 174 का जो सेक्शन है, आगे चल के एक और सेक्शन है 174, उसमें कहता है कि 174 जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर 1% कंपनी में सिर्फ क्या है, एक ही डायरेक्टर है। एक से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की जरूरत ही नहीं हो, तो अकेला डायरेक्टर है, तो वहाँ वो अप्लाई नहीं होगा। अब कहते हैं कि इसका इनकॉर्पोरेशन 1% कंपनी के पे इनकॉर्पोरेशन में कुछ कामों पे प्रतिबंध भी है। ठीक है, कहाँ पे? अब जैसे प्रमोटिंग फॉर क्या, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं, इसके लिए आप 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, आप इस काम के लिए नहीं कर सकते हैं 1% कंपनी। ठीक है, बट फॉर सेक्शन 8 प्रोविजन जो दिया गया है सेक्शन 8 में, वो अगर लागू हो जाता है, सेक्शन 8 का कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इट कैन बी डन। तब आप ऐसे कामों के लिए कंपनी का क्या हो सकता है, आप कंपनी का निर्माण हो सकता है। सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये ऐसा मान लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा समाधान हो जाता है कि कोई कंपनी जो है वो कंपनी इस तरह के काम को उसको दे देना चाहिए, ऐसी कंपनी को अगर कोई लाभ होगा तो उस लाभ को क्या करेगी, वो ऐसे ही कामों में लगाएगी, आर्ट साइंस में लगाएगी, ऐसे लाभों को अपने मेंबर्स के रूप में नहीं बांटेगी, ऐसे लाभों के को वो स्वयं अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के जैसे काम होते हैं वैसे कामों में ही, ऐसे कामों में ही, समाज कल्याण के काम में ही वो काम करेगी। तो वो स्पेशल परमिशन देती है वैसे कंपनी को कि आप इस रूप में अपना रजिस्ट्रेशन, इस काम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर सेक्शन 8 के प्रोविजंस के रूप में इसको मान्यता मिलती है, तब तो 1% कंपनी ऐसे कामों को कर सकती है, नहीं तो ऐसे कामों को करने के लिए 1% कंपनी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कंपनी वॉलंटरी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं अदर काइंड ऑफ कंपनी में। ठीक है, वॉलंटरी जो है, वॉलंटरी कैन नॉट कन्वर्ट, बट क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट अदर टाइप ऑफ कंपनी, कैन नॉट कन्वर्ट अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, अदर टाइप्स ऑफ कंपनी बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ 2 years, बिफोर द, अब यहाँ पे एक है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, 2 years के बाद फिर वो टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन अगर कोई प्रोविजंस है, बाय लॉ है, तो अब ये कैन बी चेंज, तब वहाँ पे ये कुछ उस तरह का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में, लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में, है ना, उसको आना हो तो उस पर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। दूसरा क्या है कि इस पे 1% कंपनी को अपने नाम के पीछे OPC लिखना ज़रूरी होता है, OPC, ये OPC लगाना ज़रूरी होता है। 1% कंपनी को अपने नाम के पीछे ऐड करना ज़रूरी होता है। क्या है, OPC। और जब इसका पेड अप कैपिटल, 1% कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 50 लाख, और उसका टर्नओवर जो है
वो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है, तब 1% कंपनी क्या हो सकता है, अदर काइंड ऑफ कंपनी में चेंज कर सकती है अपने आप को, प्रोविजंस, लेकिन जो लॉ में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अंतर्गत। तो ये चेंजेज के रूल हैं। तो ये है आपका मोटा मोटी 1% कंपनी के बारे में जानकारी। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।